आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। ए नंबर हमें दिया हुआ है, सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम आयन की भूमिका का वर्णन कीजिए। बी नंबर हमें दिया हुआ है, सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने में कैल्शियम की भूमिका का वर्णन कीजिए। सी नंबर हमें दिया हुआ है, रेटिना पर प्रकाश द्वारा उत्पन्न होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और डी नंबर हमें दिया हुआ है, अंतःकरण में ध्वनि द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो हमें पहला नंबर क्या दिया हुआ है, सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम आयन की भूमिका। देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो हमारा सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम आयन है वो क्या करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा, सबसे पहले जैसे ही हमें क्या हुआ, कोई उद्दीपन हमारे पास आता है, उद्दीपन या स्टिमुलस की हम बात कर रहे हैं, कोई भी उद्दीपन मिला कोशिका को, तंत्रिका कोशिका को स्टिमुलस बोलते हैं हम इसको। इसके पश्चात होगा क्या, उद्दीपन मिलने पर जो हमारी न्यूरिलेमा है, या हम ये कहेंगे कि हमारा जो एक्सॉन है ये क्या करेगा, एक्सॉन उसके प्रति क्या हो जाएगा, पारगम्य हो जाएगा सोडियम आयन के प्रति। किसके प्रति हो जाएगा, सोडियम आयन के प्रति पारगम्यता इसकी बढ़ जाती है। तो एक्सॉन जो है, जैसे हमारा ये मान लेते हैं, ये इस तरह से क्या है, ये हमारी एक परत है एक्सॉन की। ये हमारी क्या है, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाहर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और अंदर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर होता है हमारा क्या, सोडियम आयन, और यहाँ अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जैसे उद्दीपन आया तो जो हमारी एक्सॉन लेयर होती है उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। सोडियम आयन के लिए पारगम्यता बढ़ना, ये क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो क्या करते हैं, ये जो सोडियम आयन है धीरे से ये क्या करते हैं, अंदर आने लगते हैं इनके। फिर क्या होता है, धीरे से जब ये अंदर आते हैं तो यहाँ पर अब ये वाला जो आयन है ये बाहर जाने लगता है। ये क्या है, अब यहाँ पर जैसे ये अंदर आने की प्रोसेस करता है, ये बाहर जाने की सोडियम आयन प्रोसेस करता है, यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है एक सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, यहीं पर क्या हो जाएगा, एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है। अब देख लेते हैं ये विभव करता क्या है, आगे ले लेते हैं इसको थोड़ा। तो अब देखिए इसके फलस्वरूप होता क्या है, ये हमारा क्या था, उद्दीपन हुआ। अब इसके बाद एक और यहाँ पर संरचना बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो हम आपको बनाकर बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है, प्लस हो जाएगा अंदर। क्यों, क्योंकि हमारा जो सोडियम आयन था वो पूरी तरह से अंदर आ चुका है। यहाँ पर बहुत ही अधिकता है इसकी सोडियम आयन की, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी सक्रिय विभव है, ये क्या है, ये सक्रिय विभव यहाँ पर स्थापित हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम आयन के लिए पारगम्यता बढ़ चुकी थी और सोडियम आयन यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में क्या हो गए थे, स्थापित हो गए थे भीतरी सतह पर। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है गाइस, वो कितना होता है, वो हो जाता है, क्योंकि प्लस अंदर है तो ये देखिए जहाँ पर आयन का मूवमेंट होगा वहीं पर प्लस में पोटेंशियल होगा। यहाँ पर हो जाएगा 35 मिली वोल्ट। इसको ऐसे लिखते हैं 35 मिली वोल्ट। ये हमारा क्या है, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्शन पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। अब देख लेंगे ये करता क्या है, ये करेगा, अब ये पारगम्यता तो बढ़ गई थी, इसके बाद क्या होता है, सक्रिय विभव जो हमारी पोटेशियम पंप है ये अपना कार्य नहीं करता है। सोडियम पोटेशियम पंप अंदर आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या, एक बार जब आ गए तो ये क्या हो गई, टारगेट हो गई यहाँ की सेल। अब यहाँ इस परत से या इस झिल्ली से सोडियम आयन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फिर होगा क्या इसके लिए, इसके फलस्वरूप सोडियम आयन जो है अंदर अधिकता में रहेंगे एक्सोलेमा में और सक्रिय विभव स्थापित करेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, इसके लिए जब यहाँ पे सक्रिय विभव हो गया, फिर सक्रिय विभव स्थापित फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद होगा ये कि सक्रिय विभव के समय जितने भी तंत्रिकीय उद्दीपन होते हैं या प्रेरणाएं होती हैं उनका ये क्या करता है, तंत्रिकीय उद्दीपन
तंत्रिकीय उद्दीपन एवं प्रेरणाओं का प्रसारण करने लगता है। क्या करने लगता है? प्रसारण, मतलब रिले करेगा ये यहाँ से इंफॉर्मेशन। फिर क्या होगा? तो क्या करेगा? ये प्रसारण करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे प्रसारण होने के बाद जो हमारी तंत्रिका तंतु है उसका क्या हो जाएगा? विध्रुवीकरण। किसका हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र या तंतु है जो हमारा, तंत्रिका तंत्र का डेंड्राइट्स बोलते हैं हम इन्हें, इनके उनमें क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंतु का विध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा? विध्रुवीकरण। विध्रुवीकरण हो जाता है। इससे होता क्या है? यहाँ पर एक फिर रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा? रेस्टिंग पोटेंशियल, या हम इसे कह सकते हैं विश्राम कला विभव। क्या हो जाएगा? विश्राम कला विभव। इसी को बोलेंगे गाइस हम क्या? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल। और जैसे ही हमारा ये रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप हुआ तो समझ लीजिएगा कि अब जो हमें तंत्रिका तंतु से सूचनाएं मिल रही थी वो बदलकर प्रेरणा प्रसारण में सहायता करने लगती हैं। क्या करती हैं? इससे जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं रिले हो गई और कहाँ पहुंच गई? अपने एक्सॉन या सेल बॉडी तक सूचनाएं प्रसारित। तो ये हमारा क्या था? सोडियम आयन का सक्रिय विभव उद्दीपन के प्रति सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम आयन की ये भूमिका होती है। अब दूसरा देख लेते हैं हमारे पास क्या है। दूसरा जो है सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने में कैल्शियम आयन की भूमिका का वर्णन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा बी नंबर है, सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने में कैल्शियम आयन की भूमिका। तो देख लेते हैं गाइस यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या होता है, जब कोई तंत्रिका या तंत्रिकीय प्रेरणा हमें क्रियात्मक विभव के रूप में कहाँ पर मिलती है? सिनेप्टिक मुंडी पर। कहाँ पर मिलती है? सिनेप्टिक मुंडी पर। क्या होता है? जब कोई तंत्रिकीय प्रेरणा आई और वो हमें कहाँ पर मिली? सिनेप्टिक मुंडी पर। सिनेप्टिक मुंडी पर मिली और फिर उसके बाद होता क्या है? गुंडी पर पहुंची तो कैल्शियम आयन जो होते हैं हमारे वो ऊतक तरल से सिनेप्टिक गुंडी में प्रवेश करने लगते हैं। फिर यहाँ पर क्या है? जैसे ही कैल्शियम आयन आया तो ये क्या हुआ? किस में प्रवेश करने लगे? ये करने लगेंगे सिनेप्टिक मुंडी में प्रवेश। ये क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। ये आए कहाँ से? ये आए हैं तरल से। कहाँ से आए? तरल से जो फ्लूइड भरा रहता है। अब ये क्या करते हैं? इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इनके प्रभाव से सिनेप्टिक गुंडी की जो सिनेप्टिक पुटिकाएं इसकी कला से जुड़ जाती हैं। जो पुटिकाएं हैं, पुटिकाएं या फॉलिकल बोलेंगे हम इन्हें, ये क्या करती हैं? ये इससे जुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं, या इसी को हम क्या बोलेंगे? जुड़ जाती हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, हम बना लेते हैं यहाँ पर दो सिनेप्स। पहला देखिए ये हमारा क्या है? ये हो जाएगा हमारा एक सिनेप्स और दूसरा हो जाएगा हमारा यहीं पर एक और सिनेप्स। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये मान लीजिए दो सिनेप्स हैं हमारे। क्या है? दो सिनेप्स हैं। सिनेप्स क्या होते हैं? जहाँ पर दो न्यूरॉन हमारे कनेक्ट होते हैं। क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं जहाँ दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, उसी पर हम जुड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। अब ये क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या करना है कि यहाँ से ये हमारा है प्री सिनेप्टिक, ये है प्री सिनेप्स और ये हमारा पोस्ट सिनेप्स। क्या है? पोस्ट सिनेप्स। तो यहाँ से क्या है कि हमारा जो कैल्शियम आयन है, ये क्या है? कैल्शियम आयन ये इधर की तरफ चलने लगता है। फिर होते हुए यहाँ पर क्या है? सिनेप्टिक मुंडी में यहाँ पर जब प्रवेश करने लगेगा, तब की बात कर रहे हैं, पुटिकाओं से जुड़ जाता है। फिर क्या होता है? देख लेते हैं यहाँ पर।
पुटकाओं से जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इनके प्रभाव में सिनेप्टिक गुंडी में जो तंत्र का संचारी पदार्थ है, यहाँ से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। क्या होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज, क्या होने लगेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगेंगे, मुक्त होने लगेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी सिनेप्टिक विदर है, विदर के ऊतक में तरल पहुंच जाता है। यहाँ से तरल पहुंचने लगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही तरल पहुंच जाएगा इसमें, तो क्या होगा कि जो पोस्ट सिनेप्टिक तंत्रिका है कोश का, उसके डेंड्राइट पर रासायनिक पदार्थ आ जाएंगे, उद्दीपन के द्वारा, और फिर क्रियात्मक विभव को स्थापित कर देंगे। तो ये हमारा जो पोस्ट वाला है, देखिए अब जी कैल्शियम यहाँ पर आ गया, और इसके साथ साथ आया क्या, इसके साथ आया है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या आया है, न्यूरोट्रांसमीटर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारा कौन सा है, डोपामाइन मान लीजिए, जैसे कि हमारा डोपामाइन आ गया। ये क्या है, ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आ गया। अब इसके आते ही क्या होगा, यहाँ पे आ गया न्यूरो ट्रांसमीटर। अब आने के बाद होगा क्या, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आया है, तो फिर इसके बाद हमारा जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट पर रासायनिक उद्दीपन होगा। क्या होगा, रासायनिक उद्दीपन होगा। कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा डेंड्राइट्स पर। कहाँ पर, डेंड्राइट्स पर। और रासायनिक उद्दीपन होने के बाद जो हमारा क्रियात्मक विभव है, या हम इसे क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल, ये स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक विभव स्थापित। तो ये था हमारा क्या, कैल्शियम की भूमिका। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा जो है टॉपिक। तो हमें सी नंबर दिया हुआ है, रेटिना पर प्रकाश द्वारा आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। देखिए क्या होता है, जब विशिष्ट प्रकाश तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, रेटिना पर किरणें पड़ती हैं। कौन सी, विशिष्ट तरंग दैर्घ्य वाली। जैसे ही पड़ती हैं तो देखिए जो प्रकाश होता है हमारा, ये तो 7 कलर का क्या है, मिक्सचर है, जिसमें कि 7 कलर पाए जाते हैं। तब ये प्रकाश हमें जो चीज़ों को विजिबल कराता है, जिन्हें हम देख पाते हैं, वो उसका क्या है, एक परिणाम है। तब क्या होता है, जैसे ही किरणें पड़ी तो हमारी आंखों में जो सलाखाएं 2 तरह की पाई जाती हैं। पहली क्या है, सलाखाएं, क्या है, सलाखाओं, और दूसरी क्या है, शंकुओं। सलाखाओं और शंकुओं में क्या होने लगता है, उपस्थित रसायनों में परिवर्तन होने लगते हैं। इनमें क्या होने लगते हैं, परिवर्तन। इनमें क्या पाए जाते हैं, रसायन पाए जाते हैं, रसायन। और इन रसायन में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। जब परिवर्तन होने लगता है तो प्रकाश की जो किरणें सलाखाओं के रोडोप्सिन पर पड़ती हैं। अब जो ये जो सलाखाएं थी हमारी, ये इसमें क्या होता है, केमिकल क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो ये क्या पाया जाता है यहाँ पर, सलाखाओं में रसायन रोडोप्सिन। अब देख लेते हैं, ये जो रोडोप्सिन है ये क्या करता है, जो रोडोप्सिन है ये दोबारा से किस में टूट जाता है, ये टूट जाएगा हमारा रेटिनिन और ऑप्सिन में। किस में टूटेगा ये, रेटिनिन और ऑप्सिन नामक 2 प्रोटीन में टूट जाएगा ये। इसके टूटने के बाद क्या होता है, अंधकार में जैसे हम पहुंचते हैं तो सलाखाओं में एंजाइम की सहायता से फिर से ये रोडोप्सिन और ये दोनों क्या करने लगते हैं, इन दोनों को संश्लेषित करके फिर से क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। और गाइस यही कारण है कि जब हम जैसे ही प्रकाश में से तुरंत अंधकार में जाते हैं तो क्या होता है, हमें एक अचानक से, मतलब एकाएक कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ये रेटिनिन और ऑप्सिन दोनों ही प्रोटीन फिर से जुड़ जाती हैं और रोडोप्सिन बन जाता है, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे देख पाते हैं। फिर क्या होता है, अब बात करते हैं यहाँ पर शंकुओं की। यहाँ पर बात कर लेते हैं शंकुओं की। शंकुओं में आयोडोप्सिन पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा रसायन है, रसायन जो है यहाँ पर वो है हमारा आयोडोप्सिन। क्या है, शंकुओं में पाया जाने वाला जो हमारा आयोडोप्सिन यहाँ पर ये पाया जाता है। अब आयोडोप्सिन जो इसमें उपस्थित रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्णक घटक रेटिनिन तथा प्रोटीन घटक फोटोप्सिन में टूटेगा। ये किस में टूटेगा, ये होता है वर्णक घटक, और ये हो जाएगा दूसरा वाला हमारा क्या, प्रोटीन घटक।
प्रोटीन घटक, ये हो जाएगा वर्णक घटक। अब ये टूटते किस किस में है देख लेते हैं। वर्णक घटक हमारा किस में टूटेगा, रेटिनिन में, रेटिनिन। और ये जो हमारा प्रोटीन घटक है ये टूटेगा हमारा फोटोप्सिन में। किस में टूटेगा, फोटोप्सिन, फोटोप्सिन में टूटेगा। फिर क्या होता है, जो शंकु 3 प्रारंभिक रंगों को ग्रहण कर पाते हैं इसकी वजह से, वर्णक की वजह से। कौन कौन से 3 कलर होते हैं, वो 3 कलर होते हैं हमारे लाल, हरा एवं नीला। ये 3 कलर होते हैं, एवं नीला। इनमें हम इसी वजह से, इन तीनों कलर में कोन सेल्स की उपस्थिति की वजह से या शंकुओं की वजह से हम इनमें देख पाते हैं। तो ये था हमारा क्या, रंग ग्रहण करने की क्षमता। अब क्या होता है, मनुष्य व दूसरे प्राइमेट्स में दोनों नेत्रों द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है। ऐसी दृष्टि को हम क्या कहते हैं, बाइनोकुलर विजन कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अर्थात मनुष्य एवं और जो प्राइमेट हैं हमारे, प्राइमेट में क्या होता है, दोनों नेत्रों द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है। प्राइमेट में दोनों नेत्रों के द्वारा एक ही, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, एक ही प्रतिबिंब हमारी इमेज एक ही बनती है। बनने के कारण, बनने से जो विजन होता है हमारा वो कैसा होता है, विजन की हम बात करें या यहाँ पर बात करें किसकी, दृष्टि की, तो जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है, द्विनेत्री हो जाती है। कैसी हो जाती है, द्विनेत्री। मतलब दोनों आंखें मिलकर एक ही प्रतिबिंब को पूरा बनाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विनेत्री दृष्टि, या फिर इसको हम बोलेंगे बाइनोकुलर विजन, द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। तो ये था गाइस हमारा क्या, रेटिना पर कोई प्रकाश रासायनिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो डी नंबर हमें दिया हुआ है क्या, अंतःकरण में ध्वनि द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने की क्रियाविधि। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये जो 4th टॉपिक है हमारा, देखिए अंतःकरण जो मनुष्य का कर्ण होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा क्या, एक्सटर्नल ईयर, बाह्य, मध्य और अंतःकरण, 3 भागों में होता है। तो जो हमारा अंतःकरण होता है इसमें हमारी क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये पाई जाती है यहाँ पर एक स्केला वेस्टिबुली। देखिए हम इसके पहले स्केला वेस्टिबुली बात बताते हैं, पहले हम इसका एक आपको ग्राफ बता देते हैं कि सबसे पहले होता क्या है। जैसे भी कोई हमारी ध्वनि तरंग आती है, पहले हम देख लेते हैं ध्वनि तरंग या कोई एक साउंड वेव आई, तो क्या हुआ, इस साउंड वेव ने यहाँ ये पहुंची सीधे कहाँ पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। कहाँ पर पहुंची ये, टिम्पैनिक। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही अंतःकरण में ध्वनि आई हमारी, तो ध्वनि तरंग जैसे ही आई, यहाँ पर कोई भी साउंड वेव आई तो वो कहाँ पहुँचती है, सबसे पहले पहुँचेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पहुँचने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी, कर्णोपास्थि। कर्णोपास्थि का मतलब जो हमारा ईयर ऑसिल्स होता है, जहाँ पर बोन पाई जाती हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, कोक्लिया है, जितने भी हमारे उपास्थि के बने हुए क्या है अंदर के इंस्ट्रूमेंट। अब देख लेते हैं फिर ये ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का क्या हुआ, बहुगुणन हुआ, मतलब एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड हुआ यहाँ पर। और ये कहाँ पहुँच गया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर पहुँचने पर क्या होता है कि जो आवेग होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। देखिए क्या होता है, कान के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला होता है शरीर का स्थितिकी बनाए रखना, तो कान क्या करता है, शरीर की स्थितिकी बनाए रखता है। दूसरा कार्य जो है कान का वो होता है ध्वनि को ग्रहण करना, श्रवण क्रिया करना। अब होता क्या है, जो हमारा अंतःकरण होता है, क्या होता है, अंतःकरण, जो अंतःकरण है ये क्या करता है, ये कला गहन के कोक्लिया में स्थित कॉटाई की अंग ध्वनि के उद्दीपनी को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अतः जो कला गहन है अंतःकरण का के कला गहन के कोक्लिया में स्थित ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इसको हम क्या बोलते हैं,
ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है हमारा ध्वनि का अंग जो है के ध्वनि उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी, या हम ये कहें कि जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देख लेते हैं जो हमारा इंटरनल ईयर होता है उनमें 3 वो पाई जाती हैं, क्या, स्केला, वेस्टिबुली, टिम्पैनी और पेरिलिम्ब। ठीक है, ये तीनों ही मेम्ब्रेन है जो क्या करती हैं, श्रवण में कार्य करती हैं। देखिए श्रवण क्रिया जो होती है कानों की वो किस तरह से होती है, कर्ण द्वारा एक विशेष आवृत्ति की ध्वनि कंपनों को ग्रहण करके कॉटाई के अंग में स्थित संवेदी कोशिकाओं तक भेज देती है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है ये क्या करता है, संवेदी कोशिकाओं की इन तरंगों को क्या करता है, भेज देता है। संवेदी तरंगों को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करता है। उससे होता क्या है, संवेदी कोशिकाएं इन तरंगों को तंत्रिका के क्रिया विभव में परिवर्तित कर देती हैं। अब ये जो है तंत्रिकाएं हमारी जो इन्होंने ग्रहण की थी ये कहाँ जाती हैं, ये जाती है हमारी तंत्रिका तंत्र पर। कहाँ पहुंचेगी, तंत्रिका तंत्र पर पहुंच गई। अब इसके बाद होगा क्या, मस्तिष्क में ध्वनि बलकुट, या हम ये कहें कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स सुनने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे फिर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, मस्तिष्क में जो क्या होते हैं, ऑडिटरी कॉर्टाई, या हम ये कहें कि ध्वनि बलकुट। क्या चीज होती है यहाँ पर, ध्वनि बलकुट। ये क्या करते हैं, ये सुनने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे, ये सुनने का प्रोसेस ये कंप्लीट करेंगे। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। फिर ये ध्वनि सुनने का कार्य करेंगे। मनुष्य का कर्ण बाह्य कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को कर्ण मुहर में भेज देता है। ध्वनि तरंगें कर्णपटल में कम क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जबकि मध्य कर्ण की जो कर्ण अस्थियां होती हैं इसके द्वारा कर्णपटल में उत्पन्न जो एक मुड़ी हुई सी झिल्ली होती है उसके द्वारा क्या करती हैं, ये स्केला वेस्टिबुली के द्वारा कंपन करती हैं। फिर क्या होगा, ये पहुंच जाएंगे हमारे मिडिल ईयर में। कहाँ पर, स्केला वेस्टिबुली में कंपन में क्या होने लगता है, यहाँ पर कंपन। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब स्केला वेस्टिबुली में कंपन होने लगा तो इसके बाद तो क्या हुआ, फिर ये बलकुट में मस्तिष्क में पहुंची। बलकुट में क्या हुआ, ध्वनि बलकुट होता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इससे क्या कार्य होता है, इससे होता है हमारा सुनने का कार्य। फिर क्या होता है, इसके बाद ये कहाँ पहुंचे, स्केला वेस्टिबुली में कंपन हुआ। स्केला वेस्टिबुली का जो द्रव्य होता है उसमें कंपन होता है। फिर उसके बाद ये कंपन पहुंचेगा स्केला टिम्पैनी में। फिर स्केला टिम्पैनी से पहुंचेगा रीजनर्स मेम्ब्रेन तथा मेम्ब्रेन मतलब कला और बेसिलर कला में, इन दोनों में कंपन होगा। इसके बाद ये कंपन पहुंचता है स्केला मीडिया में, और स्केला मीडिया से ये कंपन पहुंचेगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के संवेदी अंग, जो कि क्या होते हैं, वहाँ पर रोम होते हैं, हेयर होते हैं, इनर हेयर और आउटर हेयर दोनों में पाए जाते हैं ये। फिर ये पहुंचता है लास्ट में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तक, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर यहाँ पर आकर आगे समाप्त हो जाता है ध्वनि का कंपन। तो इस तरह से हमारे सुनने का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। हमने गाइस यहाँ पर आपको शॉर्ट में भी बताया था यही चीज़, और इधर हमने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये देखिए हमने बहुत ही कम स्टेप्स में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5 इसमें आपको शॉर्ट में बताया था। तो ये था हमारा आज का प्रश्न जिसमें हमने आपको चारों टॉपिक डिस्क्राइब करे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा गाइस। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।